हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है सोनोमीटर। ठीक है। सोनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम हमारे पास अगर कोई ट्यूनिंग फोर्क है और उस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमें अगर नहीं पता तो उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की इन अननोन फ्रीक्वेंसी को फाइंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर। और दूसरा होता है अगर आपको याद हो तो हमने लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़े थे, जिसमें लॉज ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी या लॉ ऑफ टेंशन उसे हमने पढ़ा था। तो उन सारे लॉस को भी हम विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे हमारे सोनोमीटर टॉपिक में? हम देखेंगे कि सोनोमीटर ये जो डिवाइस है उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। ठीक है। एंड देन हम पढ़ेंगे उसका वर्किंग क्या है। एक बार हम अगर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को जान लेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि लॉज ऑफ स्ट्रिंग जो होते हैं उस लॉज ऑफ स्ट्रिंग को कैसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है। लॉज ऑफ स्ट्रिंग्स वेरिफिकेशन। ठीक है। और एक बार ये वेरिफिकेशन भी हो गया तो हम क्या करेंगे, सोनोमीटर से बेस्ड जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है उन्हें भी यहाँ पर देखेंगे और अंत में कुछ अगर सीईटी के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अब सोनोमीटर का सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है। देखिए, अगर सोनोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए सोनोमीटर क्या होता है ना, एक वुडन साउंड बॉक्स होता है जो कैसे होता है, हॉलो होता है। अंदर से आप इस साउंड बॉक्स को देखोगे तो ये वुडन हॉलो बॉक्स होता है। इसके ऊपर मतलब इसका जो टॉप है, इस टॉप पर ना दो ऐसे वे शेप ब्रिजेस बने होते हैं। आपने कभी देखा होगा, हम कभी प्रिंसिपल के केबिन में जाते हैं या किसी ऑफिसर के केबिन में जाते हैं तो एक नेम प्लेट होती है। वो नेम प्लेट किस तरह दिखती है? इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप, या फिर हम बोल सकते हैं एक वेज शेप एलिमेंट होता है जहाँ पर किसी का नाम लिखा होता है। तो इसी तरीके से ये दो यहाँ पर ब्रिजेस है जहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में ना मैंने P और Q करके उनको लिखा है। सो दिस PQ आर एक्चुअली द वेज शेप ब्रिजेस विच आर केप्ट ओवर द टॉप ऑफ द सोनोमीटर बॉक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो दो बॉक्सेस है ना, ये जो दो ब्रिजेस है ना, इनके बीच में एक स्केल लगी होती है, जैसे मीटर स्केल जिसको बोलते हैं ना हम, जहाँ पर लेंथ मेजर कर सकते हैं। एक जो पर्टिकुलर ब्रिज है वो किसी एक मेजरमेंट पे रहेगा, मान लीजिए 0 पर है। 0 से लेके ये जो दूसरा ब्रिज होता है उसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ये जो ब्रिजेस होते हैं दे आर मूवेबल, मतलब आप चाहो तो इन्हें आगे पीछे कर सकते हो ताकि इनके बीच की जो लेंथ है उसे चेंज की जा सके। फिर इस सोनोमीटर बॉक्स के एक जो एंड है यहाँ पर है ना, एक हुक लगा होता है और दूसरे एंड पर एक पुली सिस्टम बना के रखा होता है। अब इस हुक को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग से टाई करते हैं, मतलब एक पूरी जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को हुक से बांधकर इस पुली के ऊपर से पास कर देते हैं और उसका जो फ्री एंड है उस फ्री एंड पर मास अटैच करने के लिए एक स्विंग पैन लगा होता है। ठीक है। या फिर एक स्लॉटेड वेट सिस्टम होता है। स्लॉटेड मतलब ऐसा एक रॉड होगा और उसके पीछे बेस होगा। तो क्या करते हैं, इस रॉड में आप चाहो तो सर्कुलर वेट्स क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मतलब स्लॉटेड वेट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हो। इस तरीके से वेट सिस्टम अटैच किया होता है। अब ये जो पुली है, हम मान लेंगे कि पुली के ऊपर जो वायर जा रही है, जो स्ट्रिंग जा रही है, वो कैसे रहेगी, फ्रिक्शन उसमें बहुत कम होगा या फिर निग्लिजिबल होगा, ऐसे हम मान के चलते हैं। ठीक है। दूसरी बात, ये जो स्ट्रिंग मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली ये स्ट्रिंग क्या होती है, मेटल की एक थिन वायर होती है। ठीक है। इस स्ट्रिंग के सहायता से हमें वाइब्रेशंस क्रिएट करने होते हैं। दूसरी बात हम याद रखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर दो ब्रिजेस है जिनके ऊपर से वायर पास होते जा रही है, ये दो ब्रिजेस रिजिड सपोर्ट का काम करते हैं। हम, आपको याद होगा हमने जब वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग पढ़ा था या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, एक स्ट्रिंग को हम कहाँ पर प्लेस कर रहे हैं, बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट प्लेस कर रहे हैं। और इसके बीच में हमने देखा था फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक्स एंड सो ऑन। बस वही कंडीशन यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है। यहाँ जो रिजिड सपोर्ट है उसकी जगह किसने ले ली है, ब्रिज ने ले ली है। और ये ब्रिज के बीच में क्या होगी, स्केल होगी, जिसके द्वारा हम दो ब्रिजेस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मतलब बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट आप क्या कर सकते हो, वायर की लेंथ मेजर कर सकते हो। ठीक है। ये सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में पूछा जाए तो आप हार्डली 4 या 5 लाइन में जवाब दे सकते हो। सबसे पहला क्या होगा, सोनोमीटर इज अ वुडन हॉलो बॉक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। ठीक है। देर आर टू वेज शेप ब्रिजेस दैट आर केप्ट ओवर दिस बॉक्स एंड अ स्केल इज अटैच्ड इन बिटवीन द टू वेजेस
ये जो वेजेस है ना, दिस वेजेस आर मूवेबल सो दैट द लेंथ बिटवीन द टू वेजेस कैन ऑल्सो बी चेंज. देन अ हुक इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द बॉक्स एंड one string is tied to the hook which is made to pass over the bridges and the pulley, and later on slotted weights are attached to the free end of the string. These slotted weights, they can be added or removed out in order to change the tension inside the string. ठीक है, अगर आपने इतना भी लिख लिया तो मोर देन सफिशियंट है. अब हम बात करेंगे वर्किंग की. दोस्तों सोनोमीटर के अगर हम वर्किंग को देखें तो सोनोमीटर के वर्किंग को समझने के लिए हमें रेजोनेंस के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. ठीक है, अब ये रेजोनेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर एक बॉडी है, उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी और उस बॉडी को वाइब्रेट करने वाले किसी ड्राइवर बॉडी की फ्रीक्वेंसी जब मैच हो जाती है तो पर्टिकुलर बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करने लगती है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस. यहाँ पर ना मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी. मान लीजिए मेरे पास ना एक ऐसी स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट के बीच में बांध कर रखी है. ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की मुझे लेंथ पता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मान लीजिए टेंशन भी पता है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी ये भी पता है. तो क्या मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ. किस फॉर्मूले से? NS इज 1/2 ऑफ L √T/M. ठीक है, और ये सब कैलकुलेट करने के बाद मान के चलते हैं कि इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकल कर आई है 200 हर्ट्ज. ठीक है, अब मेरे पास ना कई तरीके के ट्यूनिंग फोर्क है. चलिए 3 ट्यूनिंग फोर्क हम कंसिडर कर लेंगे. दिस इज माय ट्यूनिंग फोर्क 1, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मान के चलते हैं 300 हर्ट्ज से. ठीक है, फिर एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज. एंड देन आई हैव गॉट थर्ड ट्यूनिंग फोर्क हुज फ्रीक्वेंसी इज लेट्स से एग्जैक्टली 200 हर्ट्ज. 200 हर्ट्ज. ठीक है, तो इस तरीके के तीन ट्यूनिंग फोर्क है. मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा पहला ट्यूनिंग फोर्क है इसको वाइब्रेट करूँगा. कैसे वाइब्रेट किया जाता है? तो ट्यूनिंग फोर्क को किसी रबर पैड पर स्टक किया जाता है. एज सुन एज आई स्टक दिस ट्यूनिंग फोर्क इट विल वाइब्रेट, एंड जैसे ही वो वाइब्रेट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 300 हर्ट्ज. अब इस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं इस अपने स्ट्रिंग के नियर लाऊं तो क्या होगा? ये जो वाइब्रेशन है ट्यूनिंग फोर्क का, ये ट्यूनिंग फोर्क का वाइब्रेशन इस पर्टिकुलर वायर में ट्रांसफ़र होगा, और जैसे ही ये वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होगा तो ये स्ट्रिंग में क्या बनने लगेंगे? ट्रांसवर्स वेव बनने लगेंगे. ठीक है, अगर ये ट्रांसवर्स वेव मान लीजिए रिजिड सपोर्ट तक आते हैं तो यहाँ से वो रिफ्लेक्ट भी होंगे, और रिफ्लेक्ट होने के कारण यहाँ पर स्टेशनरी वेव बनेंगे. अब स्टेशनरी वेव बन रहा है तो ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगी. अब मान लीजिए पहले ट्यूनिंग फोर्क के केस में जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसका एम्पलीट्यूड था A1, विच इज़ जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं ले रहा हूँ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग है वो 10 सेंटीमीटर से वाइब्रेट हो रही है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है उसे वाइब्रेट करवाया है और वो इस स्ट्रिंग के पास लेकर गया. तो क्या हो गया? सारे वाइब्रेशन इस स्ट्रिंग में गए, और स्ट्रिंग में जाने के कारण फिर से यहाँ पर क्या बने हैं? ट्रांसवर्स वेव बने हैं जो रिजिड एंड पर जाकर रिफ्लेक्ट हुए हैं, और रिफ्लेक्ट होने के कारण फिर से स्टेशनरी वेव बने हैं. अब इस केस में जब वाइब्रेशन ट्रांसफ़र हुए और स्ट्रिंग वाइब्रेट करने लगी तब हमने देखा है कि यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है ये हो सकता है, मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है. कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर है. अब मैंने थर्ड केस ले लिया. थर्ड केस में जो मेरा ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 200 हर्ट्ज. अब इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क को अगर मैं स्ट्रिंग के पास लेकर आऊँ तो स्ट्रिंग क्या होती है? बहुत ज़ोर से वाइब्रेट होती है. ज़ोर से मतलब हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होती है. तो इसका जो एम्पलीट्यूड निकल कर आया है नेक्स्ट, मान लीजिए A3, दिस इज लेट्स से जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल 20 सेंटीमीटर. अब इसके बाद में अगर मैं कोई और ट्यूनिंग फोर्क लेके आ जाऊँ, मान लीजिए 150 हर्ट्ज का, और उस स्ट्रिंग के पास लेके आओ तो स्ट्रिंग इतनी वाइब्रेट हो ही नहीं रही है. तो इस केस में हम बोल रहे हैं मैक्सिमम वाइब्रेशन किस ट्यूनिंग फोर्क के केस में मिला है मुझे? अपने
थर्ड ट्यूनिंग फोर्क के केस में मिला है। तो इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी और स्ट्रिंग की अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो निकल कर आई थी 200 हर्ट्ज, अगर ये दोनों मैच हुए हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रेजोनेंस आया है। रेजोनेंस के केस में बॉडी हाईएस्ट एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट होती है। ठीक है, तो अभी हमने रेजोनेंस समझ लिया है, आगे चलकर हम बात करेंगे एग्जैक्ट वर्किंग ऑफ सोनोमीटर की। और इसे समझने के लिए ये जो सोनोमीटर का बॉक्स मैंने यहाँ पर निकाल कर दिखाया है डायग्राम, इसको हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम के फॉर्म में स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं। अगर इस सोनोमीटर के सेटअप की मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो वह कैसे बनती है, देखिए। ये जो रिजिड सपोर्ट है मेरे पास, ये इनको मैं अलग ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। दिस इज़ माई सपोर्ट P एंड लेट्स से दिस इज़ माई सपोर्ट Q। ओके, इनके बीच में कुछ लेंथ है, मान लीजिए फ़िलहाल L लेंथ है, और इनके ऊपर से क्या पास हो रही है, ये हमारी वायर पास हो रही है ना। दिस इज़ माई वायर। अब ये जो वायर पास होगी वो आगे चलकर पुली से नीचे जाएगी, है ना। और नीचे हमने क्या अटैच किया है, स्लॉटेड वेट्स, इनका कुछ सर्टन मास होगा M। यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये जो पर्टिकुलर ब्रिजेस है दे आर मूवेबल, मतलब आप उनके बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा करके स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ चेंज कर सकते हो। कौन सी लेंथ, लेंथ बिटवीन दिस टू ब्रिजेस, एंड जस्ट रिमेंबर दैट दिस टू ब्रिजेस आर एक्चुअली रिजिड सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो ये सिनारियो ऐसे ही हो जाता है, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट वाला, आपको याद है ना, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा था। सो बिल्कुल यही सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। ओके, इसके साथ में क्या करते हैं, अगर यहाँ पर आपको सिंप्लीफाइड डायग्राम समझ में आ गई तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक पेपर राइडर की ज़रूरत पड़ती है। पेपर राइडर कुछ नहीं होता, एक छोटा सा पेपर का टुकड़ा होता है जिसे हम फोल्ड करके इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर रख देते हैं। ठीक है, समवेयर इन मिडल ऑफ द स्ट्रिंग रख देते हैं। अब क्या होगा, वर्किंग में समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास ना कोई एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी मुझे नहीं पता। ये मेरे पास एक ट्यूनिंग फोर्क रखा है और इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी फ़िलहाल मुझे पता नहीं है, तो मैं लिख रहा हूँ n हर्ट्ज़ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस ट्यूनिंग फोर्क को मैं किसी रबर पैड पर स्टक करूँगा और रबर पैड पर स्टक करने के बाद इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पास लेकर आऊँगा। ओके, जब मैं इस ट्यूनिंग फोर्क को यहाँ स्ट्रिंग के पास लेकर आऊँगा तो देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेशन के मोड में आ गई है। क्यों वाइब्रेशन करेगी, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क का जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन एयर के थ्रू ट्रांसफ़र होके इस पर्टिकुलर वायर के पास आएगा, और बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफ़र ऑफ वाइब्रेशन एनर्जी दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल गेट वाइब्रेट। ओके, चलो अब देखिए, मान लीजिए मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अवेलेबल है, मास ऑफ टोटल वेट्स भी अवेलेबल है। के मास को मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा mg, एंड mg इज़ नथिंग बट टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो अब मान लीजिए मेरे पास टेंशन भी है, मेरे पास स्ट्रिंग की लेंथ भी है, और अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का टोटल मास एंड टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लूँ तो मुझे लीनियर मास डेंसिटी भी पता चल सकती है, विच इज़ नथिंग बट मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो अब मेरे पास लीनियर मास डेंसिटी भी है, टेंशन भी है एंड लेंथ भी है। अब क्या किया था मैंने, इस ट्यूनिंग फोर्क को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के पास लाया था और मैंने देखा था कि स्ट्रिंग वाइब्रेट तो हो रही है लेकिन बहुत ज़ोर से नहीं हो रही है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो P एंड Q वेज ब्रिजेज है इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, मतलब Q को जो है वो P के पास या P से थोड़ा दूर लेके जाऊँगा। जब मैं इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को करूँगा तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी इन बिटवीन द टू रिजिड सपोर्ट। मान लीजिए ये जो Q सपोर्ट है, इस Q सपोर्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट कर लिया है। जैसे ही मैं शिफ्ट करूँगा तो मेरी जो टोटल लेंथ है वो टोटल लेंथ भी बढ़ गई अब। ओके, सो मेरे पास न्यू लेंथ भी है। और एक किसी पर्टिकुलर लेंथ की वैल्यू पर क्या होता है, ट्यूनिंग फोर्क के केस में जो वाइब्रेशंस क्रिएट हुए थे, जो वाइब्रेशन बाद में स्ट्रिंग में आए हैं, तो एक पर्टिकुलर लेंथ में उस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क के लिए ये जो स्ट्रिंग है वो ज़ोर से वाइब्रेट करना स्टार्ट करती है। और जिस क्षण ये ज़ोर से वाइब्रेट करेंगी और यहाँ पर जो मैंने पेपर राइडर मिडल में रखा है वो पेपर राइडर फॉल ऑफ हो जाएगा। ऐसे केस में जब पेपर राइडर फॉल ऑफ होता है तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पेपर राइडर रखा था वो मिडल पोजीशन है, और वहाँ से अगर पेपर राइडर फॉल हो रहा है इसका मतलब ये स्ट्रिंग बहुत ज़ोर से वाइब्रेट हुई है। और जब वाइब्रेट हुई है तो मिडल पोजीशन में क्या बना है, एंटी नोड बना है। जब एंटी नोड बन जाएगा, मैं यहाँ पर आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ,
ये इस तरीके से, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, एंटी नोड फॉर्म हो गया। जब एंटी नोड बन जाएगा एट द मिडल पोजीशन, हम कहेंगे कि द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, दिस स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग विथ इट्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये कब होता है, पार्टिकल वाइब्रेट विद देयर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इफ द फ्रीक्वेंसी इज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आई है। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे स्ट्रिंग की, NS वुड बी 1/2L अंडर रूट ऑफ T बाय स्मॉल m, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से इस पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मिल गई है। मान लीजिए वो फ्रीक्वेंसी कुछ मिली है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल 300 हर्ट्ज़, ठीक है। कैलकुलेशन से 300 हर्ट्ज़ मिली है। अब चूंकि 300 हर्ट्ज़ पर ऐसा हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट हुई है जब उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम थी, दैट इज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। तो वही स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस पर्टिकुलर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि रेजोनेंस आया है। रेजोनेंस कैसे पहचाना हमने रेजोनेंस आया है करके, क्योंकि ये पेपर राइडर तभी उड़ेगा जब एम्पलीट्यूड ऑफ दिस vibrating string would be maximum. So for that particular fundamental frequency of length, I can say that frequency of tuning fork is also 300 हर्ट्ज, ठीक है। सो इस तरीके से क्या करते हैं हम, वर्किंग करते हैं इन केस ऑफ सोनोमीटर। अगर दोस्तों आपको पूछा जाए वर्किंग ऑफ सोनोमीटर लिखिए, तो हार्डली आप 3 से 4 लाइन में इस वर्किंग को लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि व्हेन वायर इज वाइब्रेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोर्क विच इज हैविंग अननोन फ्रीक्वेंसी, व्हेन वायर और इसे आप कह सकते हैं स्ट्रिंग इन सोनोमीटर इज मेड टू वाइब्रेट between two bridges of sonometer if the wire vibrate with maximum amplitude, कैसी वाइब्रेट हुई है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, and paper rider falls off, we measure क्या क्या मेजर करेंगे हम, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन टू सपोर्ट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन टू सपोर्ट या ब्रिजेस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। देन व्हाट वी मेजर टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग। ये कैसे पता होगा टेंशन इन स्ट्रिंग, अगर हमारे पास जो भी मासेस रखे हैं उनका मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो गया T इज इक्वल टू mg। हियर दिस पर्टिकुलर m इज द मास ऑफ स्लॉटेड, वो जो डिस्क रखी होती है उनका मास, ठीक है, जिसे हम बाद में वेट कंसिडर करेंगे। सो दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। और हमें क्या पता है, टोटल लेंथ ऑफ वायर एंड मास ऑफ वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं लीनियर मास डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू टोटल मास ऑफ वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ वायर। अब जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी विच इज़ इक्वल टू NS इज इक्वल टू 1/2L अंडर रूट T बाय m। तो यहाँ पर स्ट्रिंग की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वही है हमारे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सीखा कि कोई अगर ट्यूनिंग फोर्क अननोन फ्रीक्वेंसी का मेरे पास है तो उस अननोन फ्रीक्वेंसी को विद द हेल्प ऑफ सोनोमीटर कैसे फाइंड किया जाएगा, ठीक है, जिसमें हमने खासकर रेजोनेंस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। आई होप कि यहाँ तक आपको सोनोमीटर, उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग का आइडिया अच्छे से क्लियर हो। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि सोनोमीटर की सहायता से कैसे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग को वेरीफाई किया जाता है, और अंत में हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स विच आर बेस्ड अपॉन सोनोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।